अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ एविल ब्यूटी बाय सलमा ख़ान, एपिसोड नंबर 11। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। सफ़र काफ़ी तवील था, मगर कैसे मुकम्मल हुआ कोई भी नहीं जानता था। वो कैसे जहाज़ में बैठी, कैसे सफ़र आगे चलता रहा, कैसे वो सफ़र मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंची और कैसे उसने कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा। ये सब हैरान कर देने वाली बात थी। उसे तो लग रहा था कि उसे पाकिस्तान आने ही नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर चेकिंग करते वक्त उसे रोक लिया जाएगा, मगर वो कैसे सब कुछ पार करके एयरपोर्ट के बाहर हाथ में एक छोटा सा सूटकेस पकड़े खड़ी थी। उसने बेयकीनी से एहतशाम की तरफ देखा, जो अपना एक ऐब्रो ऊपर करे उसे देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, कहा था ना निकाल लूँगा तुम्हें। और फिर कुछ ही देर में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी उन लोगों को आगे की मंजिल की तरफ ले जा रही थी। शाहनूर तो खिड़की से बाहर मज़े से सारे मंजर देख रही थी। उसकी माँ भी काफ़ी खुश थी, मगर आगे ड्राइवर के बराबर बैठा शख्स पीछे बैठी सिर्फ उस लड़की के तासुरात देख रहा था, जो मौसम की तरह यकदम तब्दील हो रहे थे। उस लड़की में बहुत सारे राज थे और एहतशाम उन राजों को जानना चाहता था, और वो जान चुका था। जैसे ही गाड़ी एक मोहल्ले में दाखिल हुई, उस लड़की की आंखें हैरत से फटने को आ गई थी, और फिर वो गाड़ी झटके से एक घर के सामने रुकी थी। शाहनूर और उसकी माँ खुशी से बाहर निकले थे, लेकिन वो एक पत्थर का मुजस्समा बनी उस गाड़ी में बैठी रही। होश तो उसे तब आया जब उसकी खिड़की पर एहतशाम ने हाथ मारकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ, वो गड़बड़ा गई। क्या कुछ याद आ गया है? वो गहरी नज़रों से उसे देख कर कह रहा था। नहीं, उसने अपने तासुरात संभालते हुए कहा था, मगर एहतशाम आफंदी से कुछ भी छुपाना मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि आप किसी अच्छे घर में हमें ले जाएंगे, मगर ये तो एक छोटा सा गरीबों का मोहल्ला है। वह बाहर आते हुए उसे देख कर कह रही थी। आसपास नज़र भी घुमाई जा रही थी। शाहनूर और उसकी माँ अंदर घर में जा चुके थे, पीछे वो दोनों ही रह गए थे। नहीं, मैंने सोचा ये जगह बहुत अच्छी है, गरीबों का मोहल्ला है तो क्या हो गया, यहाँ पर तो हर इंसान रहता है। और वैसे भी ये बहुत पुरानी जगह है, और पुरानी जगहों में कुछ पुरानी बातें भी होती है, कुछ पुरानी यादें भी होती है, कुछ पुराने इंतकाम भी होते हैं, और कुछ पुराने राज भी। वो पुरस्रार लहजे में कह रहा था। जब बिया उसे घूर कर देखने लगी। मेरे सामने अपनी ये ड्यूटी की बातें मत किया करे आप, और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है ये सारी बातें सुनने में। वो आगे बढ़ने ही लगी जब उसके कुछ अल्फाज ने उसके पैर जंजीर कर दिए। ये सामने वाला घर काफ़ी टाइम पहले जल गया था। जितने भी लोग थे सब मर गए थे। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इस घर में जो माँ बेटियाँ मरी थी, उन्हें मारने वाला तुम्हें पता है कौन है? उनकी सगी बेटी और सगी बहन ने ही पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। कितनी बेहिस, पत्थर दिल और घटिया इंसान। अभी वो आगे कुछ बोलता कि बिया तेज़ी से घर के अंदर बढ़ गई। वो एक गलत नज़र भी एहतशाम पर न डालते हुए सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई थी। बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा, बिया बीबी वो खुद से ही मुखातिब हुआ था। वो जब अंदर पहुंची तो शानूर सोफे पर बैठी हुई थी। अरे बिया बाजी, मैं तो काफ़ी थक गई थी। मैंने तो सोचा था एहतशाम भाई किसी अच्छे घर में हमें ले जाएंगे, मगर ये तो हमें इस मोहल्ले में ले आए। पता नहीं लाइट भी आती है या नहीं। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। वो सर पर हाथ मारते हुए दुखी लहजे में कह रही थी। नाशुक्री लड़की, हर हाल में शुक्र अदा किया करो। और वैसे भी क्या ख़राबी है इस जगह में? इतनी अच्छी तो जगह है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। उसकी माँ ने उसकी बात को रद्द करते हुए जगह की तारीफ़ की थी। या अल्लाह, इनको तो हर चीज़ पसंद आ जाती है, क्या करूं मैं? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। वो माँ बेटी आपस में ही लगी हुई थी, मगर वो उन सब से काफ़ी दूर थी, काफ़ी दूर। मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। जब थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद उसकी आवाज़ उन दोनों के कानों में आई थी, तो उसकी माँ ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। बेटा, मुझे तो नहीं पता कि किसका कौन सा कमरा है। अभी फ़िलहाल वो कमरा थोड़ा सा साफ़ है, उसमें तुम आराम कर लो, क्योंकि बाकी कमरों में बेड पर चादर नहीं चढ़ी हुई। तो मैं अभी सब सही कर देती हूँ, तब तक तुम वहाँ पर आराम कर लो। वो मोहब्बत से कहकर उसे वहाँ पर भेज चुकी थी, और वो भी मुस्कुराते हुए अब कमरे के अंदर जा रही थी। कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, और बहुत सारी बातें उसके जहन में उभरती जा रही थी। 10 कदम। तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं जानती तुम क्या करना चाह रहे हो? 9 कदम।
तुम खुद अपने खेल में फंसोगे। 8 कदम, यहाँ लाने का मकसद समझ गई हूँ मैं। 7 कदम, हकीकत सामने लानी है। 6 कदम, राजों को जानना है। 5 कदम, आग के साथ खेलने का मज़ा आता है। 4 कदम, चेहरे से मुखौटा हटाना है। 3 कदम, इस घर का दफन हुआ राज पता करना है। 2 कदम, तो बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगी। 1 कदम, और फिर अपनी मौत को गले लगाओगे तुम। और दरवाज़ा बंद। मैंने अपनी शनाख्त बदली है, मैं खुद नहीं बदली। एहतशाम आफंदी, एविल ब्यूटी से तुम उलझ चुके हो। अब देखते हैं क्या होता है। राज जानने का शौक़ है ना? इन्हीं राजों में तुम्हें दफन ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। हैदर, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि क्या ये सच में हो सकता है। मेरा अपना सर फटा जा रहा है बाबा, ये सब हकीकत है, मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है। वो बाप बेटे बैठकर आपस में बात कर रहे थे और अंदर डॉक्टर उस लड़की को चेक कर रही थी। नसीन बेगम वहीं उनके साथ मौजूद थी, मगर ना अभी तक नसीन बेगम बाहर आई थी और ना ही डॉक्टर। और फिर बिला आखिर 10 मिनट के सब्र के बाद डॉक्टर बाहर आई। वो दोनों परेशानी से उनकी तरफ बढ़े तो वो भी एक प्रोफेशनल अंदाज में उनको सारी सिचुएशन बताकर वहाँ से जा चुकी थी। डॉक्टर का यही कहना था कि उन्होंने कोई परेशानी ले ली है और ज़हनी दबाव की वजह से वो ऐसी हो गई है। कोशिश कीजिए, उनको अच्छा माहौल दीजिए और उनका जहन पुरसुकून रहे, वरना उनके लिए नुकसानदा हो सकता है। वो दोनों डॉक्टर की बात समझकर खामोश हो गए और फिर हैदर उस कमरे की जानिब बढ़ गया था। हैदर के पीछे ही ज़रक़ान जिलानी भी गए थे। अंदर पहुंचे तो वो लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने आंखें बंद की हुई थी मगर वो नींद में नहीं लग रही थी। नसीम बेगम उसके सिरहाने उसके सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी। चेहरे पर परेशानी के बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। हैदर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने सिर्फ अपनी अना की खातिर और दूसरों की बातों में आकर इतना गलत कर दिया। नसीम जिलानी गुस्से से हैदर को देखकर कह रही थी और ये एकदम उस लड़की की आंखों के किनारे भीगने लगे, गोया वो नींद में होने का नाटक कर रही हो और सारी बातें सुन रही हो। हैदर ने सर झुका लिया क्योंकि सब लोग हकीकत तो कह रहे थे, उसने गलत ही तो किया था, मगर ज़रक़ान जिलानी के फ़ैसले ने वहाँ पर सबको साकित कर दिया। जब हैदर का झुका हुआ सर और नसीम जिलानी की बातें और उस लड़की को बिस्तर पर बेहाल पड़े देखकर ज़रक़ान जिलानी ने फ़ैसला लिया था। बाबा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो परेशानी से अपने बाप को देख रहा था, मगर वो कुछ सुन नहीं रहे थे। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था और वो उस पर अमल करने का इरादा रखते थे। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, वरना निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने पूरा एक ख़ानदान बर्बाद कर दिया है। और अब जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तुम सामने से इनकार कर रहे हो। हैदर, गैरत दिखाओ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो डूब के मर जाता, लेकिन तुम अभी तक ज़िंदा खड़े हुए हो। कम से कम इतना हक अदा कर लो कि जिनके साथ तुमने हक तलफी की है उनका कुछ तो फ़ायदा हो जाए। वो गुस्से से कहकर वहाँ से जा चुके थे। पीछे नसीम बेगम और हैदर एक दूसरे को देखते रह गए और फिर कुछ देर बाद हैदर भी वहाँ से निकल गया था। जब उस लड़की ने हैदर के जाते ही अपनी आंखें खोली थी और नसीम बेगम को देखने लगी। नसीम जिलानी ने मोहब्बत भरी नज़रों से उस लड़की को देखा और फिर उसे गले लगा लिया, और गले लगते ही गोया उस लड़की के आंसू जो वो काफ़ी देर से अपने अंदर दबाए बैठी थी, वो समंदर के पानी की तरह बहना शुरू हो गए थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके रोकने के अंदाज से ये चीज़ साफ तौर पर पता चल सकती थी कि उसने कितना कुछ सहा है। उन्होंने उसे नहीं रोका था, बल्कि उसका दिल हल्का करने के लिए उसे रोने दिया था, और वो भी उनके गले लगकर अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख उन आंसुओं में बहा देना चाहती थी। काफ़ी देर बाद जब वो खामोश हुई तो नसीम बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिया और फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी, क्या हुआ था बेटा, सब बताओ हमें, एक एक हकीकत बताओ, और क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई ज़िंदा है? उन्होंने उसको देखते हुए कहा था, और फिर वो कुछ वक्त पीछे चली गई और माजी के वो पन्ने जो वो दफन करके आई थी, उसने दोबारा खोलने का फ़ैसला लिया था। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको आगे का एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। चलिए, अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।